लगभग 400 घंटों की मेहनत और संघर्ष के बाद उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलते ही मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच हुई और उनके घर वापसी का सरकार ने इंतजाम कर दिया। मजदूरों के परिवारों में जश्न का माहौल है, क्योंकि दिवाली के दिन से ही 12 नवंबर से ही ये मजदूर सुरंग में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें बाहर निकालने के अभियान में कई तरह की जटिलताएं, चुनौतियां सामने आ रही थी। विदेश से उपकरण मंगाए गए, विदेशी एक्सपर्ट बुलाए गए और आखिर में स्थानीय रैट होल ड्रिलर्स की तकनीक से ही ऑपरेशन को सफलता मिल पाई। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी को अभियान की सफलता का श्रेय दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने मजदूरों से फोन पर बात की है, लेकिन स्ट्रेट टॉक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मजदूरों की जान जिस वजह से जोखिम में पड़ी, उस वजह को जानने के बाद क्या सरकार अपना फर्ज निभा रही है? क्या लापरवाही के लिए आरोपी कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? सरकार ने मजदूरों को बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या इसी बात पर जश्न मनाया जाना चाहिए? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में सरकार की भूमिका पूंजीपति आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नहीं होती है? क्या मजदूरों की जान के प्रति लापरवाही गंभीर आपराधिक मामला नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो सुरंग में फंसी मुस्कान जो गुम हो गई थी, वो वापस आ गई है, बाहर निकल आई है, लेकिन जांच इस मामले पर कब होगी? कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने जरूर रखे जाएं। और ये सवाल हैं आज के कि क्या भारत में सुरंगों के निर्माण में अब सेफ्टी सुनिश्चित, यानी कि जो सुरक्षा है निर्माण कार्य में, मजदूरों की जान की सुरक्षा वो सुनिश्चित की जाएगी? क्या आरोपी कंपनी पर 41 जानों को जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया जाएगा? क्या चार धाम परियोजना पर भूवैज्ञानिकों की चेतावनी पर अमल किया जाएगा? क्या मजदूरों को मिला 1 लाख रुपए का मुआवजा काफी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि भारत की जनता के मन में उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों को वाद विवाद का या फिर खबरों का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन स्ट्रेट टॉक के जरिए हम इन सवालों पर समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इसलिए बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए उनका स्ट्रेट टॉक में स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश जोयल सर जुड़ चुके हैं, जो कि देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ हरि जोशी सर भी जुड़ चुके हैं, मेरठ से वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। दिनेश सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि आप सबसे करीब है जहां पर यह हादसा हुआ और 17 दिन के बाद जिस तरह से ये कामयाबी मिली है, इस पूरे हादसे, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जिस तरह से बर्ताव सरकार का दिख रहा है, या फिर जनता का ही दिख रहा है, या फिर मीडिया का ही दिख रहा है, उत्तराखंड में आप किस तरह की ये जो एक थॉट होता है, जो जनता की जो सोच है इस अभियान से जुड़ी हुई या फिर हादसे से, वो क्या पाते हैं आप? मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है वहां पे? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, लोग, हमारे लोकतंत्र में लोग लापरवाह हैं, ये बात सही है जी। लेकिन मेरी मुल्क में नहीं है सब लोग कि आप कुछ नैरेटिव बना के पेश करें और उसको ग्रहण कर लें और आपके नारे लगाने लगे। ऐसा नहीं है। लोग समझ बूझ रखते हैं, अकल रखते हैं, जो कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से अपना मन बनाते हैं। जी। तो ये जो घटनाक्रम, इस समय लोगों के दिमाग में जो सवाल है, सवाल ये है, ठीक है भाई, अब 41 मजदूरों की जान बच, बहुत अच्छा हुआ। अगर गॉड फैक्टर कोई चीज है तो शुक्रिया उसका कि उसने इनको बचाया। और असल में जो शुक्रिया उन नाइट माइनर्स का है और उन तमाम जो एजेंसीज लगी हैं उनका है, और जो मजदूर वहां थे उनका शुक्रिया है कि जो उनको बचा के निकाला है। प्रेजेंटेशन राय के साहब ये मोदी जी ने कर दिया है और धापी जी ने कर दिया। धापी जी वहां स्टेशन पे और बैठे हुए थे और तो इस तरह जो हम तो ऐसे काम कर लेते हैं जी, तो हमने निकाल दिया, बचा लिया, इस तरह की कोशिशें भी हैं। और उसमें जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी भाषा में लोगों तक बात पहुंचा रहा है। लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया की भी कोई बहुत वक्त नहीं है। तो जो बलबल की आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लोग आदत कर रहे हैं, जाते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो लोगों को जितने घटनाएं एक साथ में हो रही हैं, लोगों को सच पता चल जाता है, वो हकीकत को समझते हैं। जी जी, को थोड़ा बिल्कुल
आपके स्टूडियो में। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब सवाल है यहाँ पर, कुछ सवाल खड़े हैं, बड़े सवाल खड़े हैं। बड़े सवाल, सबसे बड़ा सवाल हिमालय का है कि हिमालय में जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपका 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 विजन क्या है डेवलपमेंट के पीछे? क्या चाहते हो आप हिमालय के साथ में? क्या आप हिमालय को समझते हो? क्या आपने यहाँ जो डेवलपमेंट का क्या क्या बेंगलोर का या स्विट्जरलैंड का मॉडल यहाँ चलेगा? ये सोचने की बात है। ये हिमालय बहुत ही डिफरेंट जगह है, ये पहाड़ बहुत ही अलग पहाड़ है। किन्हीं सज्जन ने जो बेंगलोर में एक प्रोजेक्ट काम कर रहे थे, उन्होंने अपने राय दी कि साहब हमने जब टनलिंग की तो ऊपर कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो, यहाँ बहुत सेंसिटिव रॉक्स हैं और उन रॉक्स को आइडेंटिफाई करना, डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग टेरेंस में अलग अलग रॉक्स हैं। मेनली 5 तरह के रॉक्स यहाँ पर हैं और वो कुछ जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर भी हैं। इसका अपना मिजाज है जी। इन लोगों ने जो जियोलॉजिकल सर्वे किया है वो मुकम्मल नहीं है, ये बात हमारे सामने आ गई है। सरकारी स्रोत तो नहीं आएगी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे उनसे ये कहानी सामने आती है कि इनकी जो इनने जो सर्वे किया था, जियोलॉजिकल सर्वे, मुकम्मल नहीं था ही नहीं। उन्होंने पहले पहाड़ के मिजाज समझने का प्रयास ही नहीं किया जी। इतना उनने जो खाली इतने बड़े 4.5 किलोमीटर के पैच में आपने 3 ड्रिल किए कि इस पहाड़ का मिट्टी क्या है, 50-50 मीटर के, एक इतवाने पे एक उतवाने पर एक सेंटर ऊपर से नीचे को, जबकि वहां से 87 मीटर नीचे है टनल। और टनल की जहां आपको काम करना है वहां का तुम सर्वे किया ही नहीं, तो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ही मुकम्मल नहीं था। पहली बात जी, आप तो जब सर्वे ही मुकम्मल नहीं था तो आपको नहीं पता था। आपको पता है कि ये कौन सी, आप एक ऐसे जगह से पास करो जहां शेड रॉक्स, जहां चट्टाने टकरा गए जी, और टकराने की वजह से वहां पर बुरबुरा हो गया है। और ये ऐसा नहीं है, आपको पता था कि जहां पर आप खुदाई करने जा रहे हो वहां पर सिर्फ 20% हार्ड रॉक है, 50% सेमी हार्ड रॉक है और बाकी जो है बहुत नाजुक पहाड़ है। आप वहां पर आप ड्रिल कर रहे थे, वहां पर आप खुदाई कर रहे थे, उसको खोद रहे थे। तो ये समझ में आ रहा है कि लापरवाही किस स्तर की भी। लोग इस पे लोग सवाल उठाएंगे। लोग सवाल उठाते हैं कि जब हम रेस्क्यू ये इनकी जब दिवाली काली हो गई, ये अंदर आपने पहाड़ ने उनको अपनी गोद में छुपा लिया, तो उस समय आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या थी? जी, जाहिर से आपने देखा कि आपको शर्त पूछी गई थी कि आपको जब टनल बनाइए इसके साथ साथ एक सेफ्टी पैसेज भी आप बना के चलेंगे। जी, लेकिन सर मैं आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि उत्तराखंड जो है वो तो हादसों का राज्य है, यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। ऐसे में जनता जो है इन हादसों को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट भी है वहाँ की। जैसे कि जोशीमठ में भी देखा हमने कि जो है वहाँ पर लोगों का कितना गुस्सा था। और इसके बावजूद मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर कोई गंभीर लापरवाही कंपनी की तरफ से दिखती है या फिर परियोजना में सर्वे, जो जियोलॉजिकल सर्वे है, जो भूवैज्ञानिकों का सर्वे, उस पर ही जो है सवाल उठते हैं, तो क्या जो जनता का रुख है वो कंपनी के प्रति गुस्से का ज्यादा है या फिर पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट है उस पर गुस्सा दिखता है? देखिए, गुस्सा तो एक्चुअली है क्या कि न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि पूरे देश की स्थिति है कि जैसे उसको अफीम चटा दी गई हो, है ना। जो जेन्युइन इश्यूज पर अब उबाल आता ही नहीं है, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। ये माहौल है इस समय पूरे हिंदुस्तान का, और उत्तराखंड भी वही हाल है। जोशीमठ में आपने रिएक्शन देखा पब्लिक सड़कों का, ये क्योंकि वहां पर अतुल सत्ती जैसा कर्मठ आदमी था जी, और उनकी एक टीम थी और यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने उनका सपोर्ट किया। उस पर जोशीमठ के हादसे के बाद हम यहाँ पर लोग आपको सड़कों पर दिखाई दिए और एक विरोध आपको दिखाई दिया, लंबा आंदोलन चला। लेकिन ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाओं में उतना अगर ऋषिकेश वाली बाढ़ आई, वहां भी तो 200 लोग मर गए। मरने वाले उसमें भी ज्यादातर बाहर के लोग भागते, तो ये बात भी होती है। लोकल लोग जो बाहर के लोग मर रहे हैं, जो लोग एक अजीब सा वो कि भाई उनके प्रति उतनी हमदर्दी नहीं जगती है, तो एक रीजन है। अब पहाड़ की जहां तक बात है कि जितने भी समझदार लोग हैं यहाँ पर, वो अपनी अपनी चिंताएं अपने अपने तरह से व्यक्त करते हैं।
जो जो ये भूख कह रहा है हिमालय के साथ में, ये चिंता पिछले कई सालों से घूम रही है जी। ये अगर ये चिंता समाज में नहीं होती तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता। चारधाम रोड का जी हाई जी पावर कमेटी नहीं बनानी पड़ती, इतने ऑब्जेक्शंस नहीं लगते। बिल्कुल वो अलग बिल्कुल। बात है कि उनके साथ में क्या सब लोग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऐसी ऐसी कमेटियों को ध्वस्त कर देती है, खत्म कर देती है। हाई पावर कमेटी के चोपड़ा साहब, प्रोफेसर चोपड़ा जो संन्यास ले लेते हैं, जी डॉक्टर नवीन जो एक्सपर्ट थे वो कहीं और चले जाते हैं। तो जो लोग अभियान को लेके चल रहे हैं उनके पीछे पब्लिक सपोर्ट नहीं आता। इस तरह नहीं कि ये कहीं ना पब्लिक कहीं तो जो अपने- एक किसी भी राज्य की जो जनता है उसके लिए भी जो है ये एक हानिकारक जो है स्थिति कही जा सकता। सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि कंपनी पर जांच कब होगी, सुरंग से मुस्कान तो लौट आई है। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है उस पर हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। हरि जोशी सर के पास जाना चाहेंगे। हरि सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि 17 दिन के बाद ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और इसे लेकर जिस तरह से सरकार का रवैया है, आप पुष्कर सिंह धामी को सुन लीजिए, आप जो बचाव अभियान के साथ जुड़े अधिकारी थे उनकी बातें सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री की बातें सुन लीजिए, आप कैबिनेट मिनिस्टर्स की बातें सुन लीजिए, आप बीजेपी के नेताओं की बातें सुन लीजिए। क्या सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन की सक्सेस पर ही हमें जश्न मनाना चाहिए? जो सरकारों की जवाबदेही है उस पर बिल्कुल ही खामोश, कोई भी सवाल नहीं करना चाहता है कि कंपनी जिसकी लापरवाही से ये 41 जानें जोखिम में डाली गई और एक वक्त ऐसा भी था जैसे लग रहा था कि सारी उम्मीदें जो है अब खत्म हो गई हैं और अब जश्न मनाया जा रहा है। ये कैसे प्रशासन में जो है भारत की जनता और इसमें जी रही है? हरि जोशी जी। जी नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। जब मेन स्ट्रीम का मीडिया और खासतौर से इंडिया में जो मुख्य समाचार पत्र हैं या चैनल हैं, वो इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं। वो श्रमवीरों की सुरक्षित वापसी का जश्न मना रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी को माला पहनाते हुए दिखा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की चिंता दिखा रहे हैं, वो उनसे उन पर बातचीत दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में शायद ही मुझे याद नहीं पड़ता किसी भी मीडिया ने ये सवाल उठाया हो कि ये हादसा हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। और दूसरा ये है कि ऐसी मतलब जो विकास हो रहा है, जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किए बगैर या जानबूझकर खतरे में उत्तराखंड के निवासियों को डालने के लिए जो जिस तरह का विकास हो रहा है, उचित विकास हो रहा है, उस पर किसी भी अखबार ने, किसी भी चैनल ने बहुत गंभीरता के साथ में या वैसे भी चर्चा नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और आपको साधुवाद की आप चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि इस जगह पर टनल बनाने का इससे पहले भी 5-6 दशक पहले भी प्रयास किया गया जी। लेकिन वहां पर वो जब काम शुरू हुआ, सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो वहां पानी का स्रोत मिला और पानी मिलने के कारण वहां पर वो काम रोक दिया गया था या कुछ और तकनीकी वजह थी जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट वो वहीं पर रोक दिया गया था। लेकिन अभी क्या है कि हमारी वो जो सरकारें थी वो विकासोन्मुख नहीं थी, वो विकासवादी सरकारें नहीं रही होंगी। आजादी के बाद से उन्होंने कोई विकास किया भी नहीं जैसे करता है, तो उन्होंने वो काम रोक दिया। लेकिन ये जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है सरकार, इस काम को कैसे रोक दी? पर विकास का ये स्वरूप ठीक है कि लोगों की जिंदगी जो है वो हादसों में चली जाए, इतनी लापरवाही, ये कैसा विकास सर? आपने कुछ कहा? जी, मैं कह रही हूँ ये किस तरह का विकास है जो इंसानों की जिंदगी जो है जोखिम में डाल रहा है, जो कल को कोई हादसा हो जाता है। जब टनल पर ही जो है, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर जरूर, रंजीत सिन्हा है जो आपदा प्रबंध के सचिव है, उन्होंने कहा कि टनल का एक हिस्सा कमजोर था। जो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि टनल का एक हिस्सा कमजोर था और इसी वजह से वहां पर वो हिस्सा गिरा और मजदूर जो है फंस गए। तो ये कैसा विकास सर, जहां पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही जो है इग्नोर किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सतही विकास के लिए। ये सतही विकास क्या भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है? जी देखिए, ऐसा है, ये विकास है आपके जो पार्टी फंड है, बॉन्ड है, उसमें जो उसका जो विकास होता है वो ऐसे ही विकासों के थोड़े थोड़े विकास मिलकर और बड़ा विकास वहां पर होता है। ये बात
बिल्कुल सनातन सत्य है। और इसी कारण आप देखिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका जो दोहन किया जा रहा है और जिस तरीके से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, उसका दूरगामी असर जो है बहुत सारे पर्यावरणविद बता चुके हैं। दिनेश जवाल जी ने भी एक मैं सुन रहा था एक बार कहा था, और कॉलम वगैरह भी इनके हिंदुस्तान में जब छपते थे तो विकास पर इनकी चिंताएं और दूसरे पर्यावरणविद हैं उनकी चिंताएं साफ दिखाई देती थी। लेकिन किसी भी पर्यावरणविद से किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो उस कथित विकास के विरोध में बात करता है, उनके लिए अर्थहीन है, महत्वहीन है, उसको ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जोशीमठ का उदाहरण अभी आया सामने। जोशीमठ का क्या हुआ? जोशीमठ भी वही, जहां चाहते हैं वहां बांध बना देते हैं, टनल बना देते हैं। और टिहरी डैम बनाया, टिहरी डैम का भी खूब विरोध हुआ था। लेकिन ये कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकार हो, वो पहाड़ को बड़े अदूची तरीके से देखती है। और खासतौर से जो हिमालय है, गढ़वाल में है, कहीं कच्चा है कहीं पक्का है, और उससे कच्चा पहाड़ माना जाता है जी। और जब इस सूरत में रेस्क्यू चल रहा था तब भी वो अकर मशीन के रुकने का कारण वहां पर पानी आ जाना भी एक कारण बताया गया है कुछ रिपोर्ट्स में। ऐसा मैंने पढ़ा। तो वो है। और दूसरा ये जी, तो लगता है कि उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हरि जोशी जी की। दिनेश सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये केंद्रीय परियोजना को लेकर और एक स्टेटमेंट जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि जितने भी टनल बन रहे हैं उत्तराखंड में उन सब की जो है सेफ्टी जो है वो ऑडिट किया जाएगा, सुरक्षा समीक्षा की जाएगी, तो क्या किसी तरह का दबाव क्योंकि ये कह सकते जो है वो बिल्कुल भी किसी भी हालत में। जी सर, जी बात पूरी करें। जी, तो वो भी है कि अगर आप सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार भी उत्तरदायी है और कंपनी तो है ही है। लेकिन कंपनी के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा और सरकार के खिलाफ भी नहीं होगा। सरकार के खिलाफ करेगा कौन? वो अगले चुनावों में जनता कर सकती है, तब तक देखा जाएगा। और जहां तक कंपनी की बात है तो कंपनी के लिए तो अभी बीच में अचानक ही एक स्टेटमेंट अडानी ग्रुप से आया था, जिसमें अडानी साहब की जो कंपनी है उसने कहा कि इस निर्माण कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारी कोई सिस्टर कंसर्न है। अरे भाई, वो किसी ने छापा, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा मतलब उन्हें स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं हमारा कोई संबंध नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मतलब मुझे लगा कि नहीं है उनका, उन्होंने कह रहे हैं तो हमने मतलब बिल्कुल हमें मालूम भी नहीं है या नहीं है, लेकिन हमने मान लिया उनकी बात कि नहीं है। लेकिन मुझे वो बचपन का वो किस्सा याद आया कि मास्टर जी ने पूछा क्लास में कि रामू की पेंसिल किसने उठाई थी, तो फौरन खड़ा हुआ, मैंने नहीं उठाई मास्टर साहब, मैंने नहीं उठाई। मैं ही खड़ा हुआ तो मैंने बता दिया कि पेंसिल मैंने उठाई। तो ये बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है में चल रहा है जी। अब सरकार कंपनियों की है, कंपनी बहादुरों की है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनी राज चल रहा है। लेकिन फिर भी इस कंपनी का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, कोई भी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया जिक्र नहीं कर रहा है, इसलिए सवालों के घेरे में जरूर है कि आखिर ऐसा किस वजह से हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं हरी सर। और आपने जिस तरीके से इशारा किया है और समझदार को इशारा काफी है, लेकिन क्या भारत की जनता इसको समझना चाहती है या फिर समझने की कोशिश कर रही है? कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है एक खामोशी के रूप में जनता जो है बोलती नहीं है, लेकिन अपने वोट के पावर से जो है इसको अपना फैसला सुनाती है। क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है, इसमें भी जिस तरह का जो एक रुख दिख रहा है, ये भी इस दबी जुबान में काफ़ी कुछ स्थिति को स्पष्ट कर। जो बचाव अभियान चला उसमें सफलता हाथ लगी और 41 मजदूरों की जान बचा ली गई, उन्हें 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। और जो रेस्क्यूअर्स थे यानी कि बचाव कर्मी जो थे, उनको
उनको भी जो है राशि दी गई है सरकार की तरफ से। दिनेश सर, मैं आपसे पहले तो ये समझना चाहूँगी कि कई जगह मैं देख रही थी कि भावुक हो रहे हैं नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब भावुक हो रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट में आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी उसके तरफ कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जितने भी उत्तराखंड में टनल बनाए जा रहे हैं उनकी सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। तो जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है इस हादसे के बाद से, तो कहीं ना कहीं मौके की नज़ाकत को समझा जा रहा है और मुख्यमंत्री इसको समझ रहे हैं। बेशक ये केंद्रीय परियोजना हो, लेकिन राज्य में कहीं ना कहीं उनकी भी जो जिम्मेदारी है और उनकी सरकार की छवि से सीधा सीधा ये मसला जुड़ा हुआ है। इस राजनीति को आप इस स्थिति से कैसे जोड़ते हैं? नेहा जी, पहली बात तो इको बारी है। जी जी, मैं सुन पा रही हूँ सर जी। पहली बात तो ये है कि पुष्कर सिंह धामी, मेरे को बहुत इको आ रही। आप बोलते रहिए सर, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। हाँ, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि हम पूरी ऑडिट कराएंगे, सारे टनल्स की सुरक्षा मानकों की देखरेख कराएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि धामी साहब, क्या आप में कितनी हिम्मत है? आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या वाकई आप ऐसा कर सकते हैं? इतने हाथ पांव आपके खुले हुए हैं ना। वो जो कंपनी ने इतना बड़ा हादसा कर दिया, उनने कोई सुरक्षा मानक पालन नहीं किया। पत्रकार वहां कवरेज के लिए गए तो वहां कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी कि आपदा से बचना भी है। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आपदा आ सकती है, उससे बचना होगा। कोई तैयारी नहीं। तो बिना तैयारी के, बिना नियंत्रण के, बिना कंट्रोल के, बिना मॉनिटरिंग के कोई परियोजना, इतनी बड़ी परियोजना आपकी स्टेट में चले धामी साहब, तो आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी जो है करीब करीब 900 किलोमीटर की सड़क में तमाम जगह अनियमितता है। और पिछले 4-5 साल से लगातार मीडिया में बात आ रही है कि सब जगह अनियमितता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, हाई पावर कमेटी बनाई, उसने आपको रिपोर्ट दे दी है कि इतना हिमालयन ब्लंडर, हिमालय में आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, इसके साथ में ये अन्याय मत करो। तब आपने क्या किया? इससे पहले दूसरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनका एटीट्यूड क्या था? आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी के बल पे जो साइंटिस्ट हैं, जो पर्यावरण थे, उनकी आवाज को दबाने का काम किया और कुछ नहीं किया। आपने उसको डिफेक्ट कर दिया, उस कमेटी के चेयरमैन को हटने के लिए मजबूर कर दिया। धामी जी में इतना हौसला है कि वो इसकी मॉनिटरिंग कराएं। जी देखिए, नवयुग कंपनी, देखिए इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो कंपनी सीधे पीएमओ से बात करती है और उसके बाद उस कंपनी को बचाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं कि जैसे उसका तो कोई दोष नहीं है था। अरे आपको लिख के दिया हुआ है कि आपको टनल बनाने के सेफ्टी पैसेज बनाना है, और अब हमारे दिल्ली के मंत्री साहब कहते हैं, विभाग के मंत्री कहते हैं कि साहब हमें भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों में संशोधन कर रहे हैं ताकि आगे टनलिंग में कुछ नियमों का प्रावधान किया जाए। अरे वो तो ऑलरेडी शर्तों में दिया हुआ है जी। कितनी तरह से उस कंपनी को बचा रहे हो? तो अगर अभी जोशी जी ने वो उदाहरण दिया कि वो जिक्र किया अडानी साहब का कि उन्होंने अपने डिफेंस में उन्होंने अपने आप एक वक्तव्य जारी कर दिया जी। जी, वो भी अडानी उन्हीं की बरादरी के हैं भाई साहब। वो भी कमजोर आदमी नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 1400 करोड़ का तो यही प्रोजेक्ट है। अभी 200 कुछ करोड़ का ये दूसरी टनल वो इस जो कर्णप्रयाग रेल वाले बना रहे हैं, उनके पास तमाम सारे काम उत्तराखंड में है। और उसके अलावा उनके पास बहुत सारे, अभी एक और कहीं पर एक हादसा पूना में कहा हुआ था जहां 20 मजदूर मर गए, काम की उन पर कमी नहीं है। तो वो बड़ी पावरफुल कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो इतनी बड़ी पावरफुल कंपनी की आगे एक एक्शन ले पाओगे धामी जी? ऐसे ही बोल रहे हो। और एक फिर तुम टेस्ट करा लो। आप इतनी बड़ी 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन में टनलिंग कर रहे हो और उसमें एक छोटा सा पैच आपने TBM से करवाया, बाकी आप चिप से ब्लास्ट करके टनल बना रहे हो। यहां पर भी ब्लास्टिंग हो रही है जी। कहने को कंट्रोल ब्लास्ट है, लेकिन कंट्रोल ब्लास्टिंग कहीं नहीं है। आप ब्लास्ट कर रहे हो पहाड़ को छोड़ करके और करे जा रहे हो। काम करने का ये क्या तरीका है कि आपने उस मुहाने पे जहां आप ये बताइए, जब टनल में ये हादसा हुआ, वहां कितने बड़े अधिकारी कितने थे? कोई जूनियर इंजीनियर भी था क्या? किसी लेवल का अधिकारी था जी? मजदूर थे। मजदूरों को आपने मौत के मुंह में डाल रखा उतनी दूर अंदर जाकर के जी। और वो पता है ऊपर के चढ़ रहा है, हम यहाँ दब जाएंगे, बोले नहीं तुम आगे जारी रखो। तो ये तो क्रिमिनल केस है जी। ये तो जी क्रिमिनल एक्टिविटी है। ऐसी कंपनी क्राइम से के दंड प्रावधान इसलिए बना गया है
ये दंड व्यवस्था इसलिए होती है कि ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बिल्कुल। मॉनिटरिंग करोगे तो क्या करोगे धामी जी? कोई दंड का प्रावधान करोगे? अगर हौसला है तो इनको दंडित करके देखो यार किसी में दम है तो। जी कहीं तो ना ये बात कुछ है, ये देखो पब्लिक को पैसिफाई करने की उन्होंने कह दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ अभी यहाँ उत्तराखंड में, हम तो ये करेंगे, हम सारी जांचें करेंगे। क्या कर लिया आपने? उस बच्ची को न्याय दिला पा रहे हैं? तो ये मैं धामी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। ये जैसे वो सभी आदमी हैं उधर, वो उनका एक ही काम है कि अपना प्रेजेंटेशन मोदी जी को देना। कल दिन में 1 बजे उन्होंने कह दिया था कि साहब वो हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया। शाम को जाके प्रेजेंटेशन किया गया, बड़ी तैयारी तामझाम किया गया, सबको सिखाया पढ़ाया गया किसको क्या क्या डायलॉग बोलने हैं, फिर डायलॉग बोले गए। कितनी बात है कि वहां से ये इधर इतना बड़ा हादसा हो रहा, लोग बच के आ रहे हैं, वहां पर माइक पे भाजपा के नेता आके बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी धामी जिंदाबाद। ये इनका क्या क्या उनका फ्यूचर बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो बाबा जिंदाबाद जी। क्या बौखनाथ बाबा जिंदाबाद। तो धार्मिक नैरेटिव, आपका नेताजी नैरेटिव, आपके नेताजी क्या है, मतलब कि वो तो इस देश में बाकी कुछ है ही नहीं। देश से बड़े नेताजी आपके हैं, विश्व से बड़े नेताजी हैं आपके। एक आदमी का प्रेजेंटेशन में आप लगे हो, सारे का सारा हिंदुस्तान लगा हुआ है, और जो ये हिमालय जो इतनी बड़ी भूभाग की रक्षा कर रहा है, उस हिमालय के साथ में तो बलात्कार कर रहे हो यार, बलात्कारी है। ये जो निरीह जो है, जो वहां अपनी जान में जोखिम में डालकर या खुद उनका कोई परवाह नहीं है। आपको तो सिर्फ ये चुनाव में कहीं बहरियत न हो जाए तो इसलिए आपने जोर लगा दिया, वरना अगर चुनाव ना सामने नहीं होते, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं होते, मर गए होते अब तक लोग। तो आपने अपनी इज्जत बचा ली, बच गई आपकी इज्जत, बधाई आपको, और पूरे हिंदुस्तान को बधाई, उनको बहुत बधाई। लेकिन आपका तरीका है, आज भी जो अखबारों का जोशी जी अखबारों का जिक्र करते कि वो जे जो हो रही है यार, हंस के आर्टिस्ट को देख करके। सर एक इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, सर की खबर आ रही है कि पीएमओ की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को जो है मॉनिटर किया गया, और मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया गया पीएमओ की तरफ से, तो हमने कई जगह जो है जो एक्सपर्ट लैप्सेस भी देखे हैं, कभी वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, कभी जो है हॉरिजॉन्टल स्केप करने की कोशिश की जा रही है, और सब कुछ वहां पर जाके जो एक ऑगर मशीन है उसकी ब्लेड टूट जाती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बचाव कार्य में जो जुटे हुए एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो एक्सपर्ट्स नहीं है, सब एक अनुमान के तहत राहत और बचाव कार्य चला रहे थे? एक सवाल जो मैंने दिनेश जुयाल सर से पूछा था, मैं उसका पहले उनसे उत्तर ले लूँ, फिर हरीश जोशी जी के पास जाएंगे। सर, ये जो बचाव अभियान में जो एक्सपर्ट्स का रोल रहा, उसे किस तरह से देखते हैं? अलग अलग जो तरीके आजमाए गए, अलग अलग ऑप्शंस तलाशे गए, ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा जो रेस्क्यू टीम है या फिर रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, वो कितना जो है एलिजिबल है या कितना स्ट्रांग है? देखिए नेहा, पीएमओ की बात है, डेफिनेटली पीएमओ से कुलबे साहब को भेजा, अपने उप सचिव मंगेश घिल्डियाल को भेजा, एक टीम आई थी पीएमओ से जो कि यहाँ पर चीजों पर नजर रख रही थी, लेकिन उनका काम इसको वो ठीक है, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे उसको मॉनिटर कर रहे थे जी, और इसमें बहुत सारी एजेंसीज को लगाएगा, ये बात सही है। और अगर पीएमओ ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो अगर मोदी जी की नाक का सवाल नहीं होता है, तो उनका उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, जो सब सारे सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के बावजूद जो चीजें हो रही हैं, तो ये मोदी की जिद है, तो अपनी उनकी जिद का मामला है भाई, तो उनको जोर जान लगानी थी। चुनाव सामने है, अगर यहाँ फजियत हो जाती तो उनका बदनामी होती। वैसे उन्होंने बाबा भगवान तैयार कर लिए थे कि अगर कोई बुराई हो तो भगवान के सिर पर डाल देंगे, लेकिन भगवान भी बच गए और मोदी जी बच गए, दोनों बढ़िया बात है। तो लेकिन श्रेय जाता है उनको, जो एक्सपर्ट को, और श्रेय अगर किसी को देना है तो वो वहां के लेमैन जो मजदूर है, जिन्होंने पहले कह दिया था कि साहब इसको हमको देसी तरीके से करने दो जी, वो हमें देसी तरीके से रास्ता निकाल लेंगे, यहाँ से टनल है, थोड़ा यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनको ये था कि नहीं टनल तोड़नी नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा टनल वाले का, तो नहीं इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा चलो इस तरह से हम करेंगे। तो वो राइट माइनिंग जो है, मैनुअली जो काम किया गया वो उनको देना चाहिए, जिन लोगों ने, ठीक है, आपका अगर मशीन का उसने एक सर्टेन लेवल तक घूमी, नौसेना सॉरी वायुसेना ने उतनी बड़ी मशीन लेके यहाँ पर थल सेना, आईटीबीपी, तमाम सारी संस्थाएं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब लगे हुए थे इसमें। सर, एक बात आपने जो बोली कि टनल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर उस रास्ते से अपनाते तो मजदूर कितने दिन में बाहर आ सकते थे?
वो अब ये तो मैं एक्सपर्ट तो उन्हीं से बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मजदूरों का ये कहना था जिन्होंने बाद में निकाला, उनका ये कहना था कि ये है। जो मौके मुझे अब मैं अभी आज में मेरे एक जो मौके पे जर्नलिस्ट गए थे उन्होंने मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजे। जी उस फोटोग्राफ में जो मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे हुए हैं और उस तरह के अंदर जा रहे हैं, उनके पैर देखे हमने, पैरों में चप्पलें थी उनकी, प्लास्टिक की चप्पलें पहन के काम कर रहे हैं। ये तरीका है तो कैसी वो कंपनी है, किस तरह कितने अपने कर्मचारियों को जान जोखिम में डाल। साफ साफ सी बात है कि जिनका अधिकारी पीछे बैठे हुए हैं, मजदूर जाओ धमाका करो, उसका अपने आप को बचाओ और मलबा बाहर कटाओ। तो इतनी अप्रत्याशित चीजें हो रही थी वहां पर। मोदी जी ने जितना काम अब किया, ठीक है, मोदी जी पीएमओ के इंटरवेंशन से साथ ही पूरे देश की सारी संस्थाएं जुड़ गई, जिससे ये बात बिल्कुल अपनी जगह सत्य है। लेकिन मोदी जी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, ये करीब करीब 900 किलोमीटर की जो सड़क आपका प्रोजेक्ट है, जिसको आपने सारी नियम तोड़े गए। एक योजना की गई 90 किलोमीटर पैच बना, तब अनुमति दी गई है, काम हो गया, बाद में परमिशन ली गई है। जो सारे नियम गारे तोड़ के जो काम हो रहा है, उस काम की मॉनिटरिंग तो करो। अभी तो डंपिंग जोन का ही सवाल उठा लीजिए, इसी तरह का डंपिंग जोन कहाँ है, कैसे कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? चारधाम रोड पे जो डंपिंग जोन कहाँ है? आप सीधे सीधे गंगा को करो जहां आप कर रहे हो। तो जी ये आपदा से बचाना, आपदा का प्रबंधन करना ये अलग बात है, लेकिन आपदा आमंत्रित करने के लिए जो आप काम करेगा, बराबर कर रहे हो, इस बराबर को मॉनिटर करने का काम करो भाई साहब। बिल्कुल, कोई दूरदर्शिता की जो कमी है ये परियोजना के साथ साथ और प्रशासकों के साथ भी ये नजर आती है। हरि जोशी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जितनी बातें दिनेश सर ने कही कि नुकसान हो जाएगा, टनल को नुकसान हो जाएगा, ये रास्ता नहीं अपनाते हैं, ये बातें बहुत जो है गंभीर लगती हैं और भयावह भी लगती हैं कि क्या भारत में जो मजदूर है, जो गरीब है, उसकी जान की कीमत ऐसी है कि बेशक कुछ और दिन लग जाए, लेकिन हम सुरंग को नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। हरि जोशी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो सर्वविदित है कि जब टनल के लिए कैसे उन्हें निकाला जाए तो विचार चल रहा था, तो एक विचार आया था और मजदूरों की सलाह थी, लेकिन उस पर एक्सपर्ट्स ने, कंपनी ने और कंपनी के बाद सरकार ने ये कहा कि फिर ये टनल कभी कामयाब चालू नहीं हो पाएगी, टनल कभी बन नहीं पाएगी, इसे यहीं बंद करना। तो जाहिर तौर पर वो मजदूर जो है वो सरकार के लिए उतने नहीं थे, और अगर चुनाव नहीं उतने चल रहे थे दूसरे राज्यों में, पर भी असर पड़ना था, और उसके बाद 24 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता था कि उन मरीजों को, उन मजदूरों को रेस्क्यू नहीं किया जाए या उन पर कोई ढील डाली जाए। और सरकार कर रही थी, उससे ज्यादा सरकार ने वहां पर बाहर दिखाने की कोशिश की कि वो कितनी चिंतामग्न है। हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं, हवाई जहाज आ गए, सेना आ गई है, ये टीम आ गई है, वो पूरा मतलब अमला की जुट गया। और बाद में आप देखिए वो पता चलता था कि चीन ने करना बंद कर दिया, और जितना भी मीडिया था वो भी मतलब उसमें 5 मिनट पहले कि अब से 4 मीटर दूर है हम, और उसके बाद दूसरा कहता था कि अभी 10-12 दिन लगेंगे, तीसरा फिर बोलता था कि बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, ये तकनीक अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। ये एक तरीके से बड़ा हालांकि ठीक प्रशासन ने, शासन ने, एक्सपर्ट ने, इंजीनियर ने और पीएमओ के निर्देशन में ये कार्रवाई बहुत अच्छी, मजदूरों की जान बच गई जी। है कि कम से कम आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहती हूँ, 1-1 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया गया है जी, रहा है कि चप्पल क्यों पहने हुए हैं? जी बिल्कुल, आखिरी टिप्पणी आपसे समझना चाहूंगी, 1-1 लाख रुपए की जो राहत राशि या मुआवजा राशि जो भी कह लीजिए वो मिला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुआवजा राशि से उतना फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख रुपया उन्हें दिया है, वो उन लोगों के लिए जो चप्पल पहनकर सुरंग में इतनी भयानक स्थितियों में काम करने के लिए अक्षम है, तो जाहिर पर उनके घर के चूल्हे, उनके लिए 1 लाख रुपए की राशि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सरकार जो है, इसका कोई मानक नहीं है कि
यहाँ पर इतनी मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। जी। ये मुआवजा राशि मानक तो होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी। फिर दूसरी एक और बात है, क्या इनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिलती हैं? क्या इनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है? मजदूर तो अनियमित है ना, ये इनका कोई पेरोल नहीं है, इनकी कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, तो दिहाड़ी के मजदूर, तो दिहाड़ी के मजदूरों पर अरबों खरबों रुपए कमाने वाले लोग कितना खर्च करते हैं और वो क्यों नहीं होता? ये सरकार को देखने की चीज है, देखना चाहिए सरकार। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार हम देखेंगे कि कंपनी जिस पर ये सवाल उठ रहे हैं, नवयुग जो है इस कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है। इसका संबंध जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, उनसे भी कहा गया। और इसी कंपनी का एक जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, उससे अडानी ग्रुप ने किस तरह से टेक ओवर किया, इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। अगर जो भी इस खबर को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इस तरह की खबरें मौजूद हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिनेश सर, आपने समय निकाला, हरीश सर आपने भी समय निकाला और इस चर्चा को सार्थक बनाने में मदद की। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी ये जो उत्तराखंड की जो ये टनल में जो भी हादसा हुआ, उसके बाद 41 मजदूरों को 17वें दिन जो सफलता मिली, बाहर तो लौट आए हैं, लेकिन जो कसूरवार, जो आरोपी कंपनी है, उसका जिक्र तक क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों इस बड़ी लापरवाही को खामोशी अख्तियार करके दबाने की कोशिश, ऐसा नज़र आता है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि फीडबैक यूँ ही भेजते रहिएगा info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात।